स्वागत है। यूजीसी एंटी नेट का जेआरएफ परीक्षा, यह है इसका प्रैक्टिस सेट 9th। ठीक है, इसमें शिक्षण अभिवृत्ति में फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत अंत्य क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन इसका ए है, ए छात्र प्रतिबद्धता। व्याख्या में आएगा, कक्षागत अंत्य क्रियाएं मुख्यतः छात्र प्रतिबद्धता द्वारा प्रभावित होती है। जब एक कक्षा के छात्र प्रतिबद्ध होते हैं तो उस कक्षा में अनुशासन व्याप्त होता है, जिससे शिक्षण अधिगम कार्य सुगमतापूर्वक होता है। कक्षागत अंतःक्रिया के अंतर्गत छात्र और शिक्षक परस्पर एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, नवीन विचार रखते हैं, जिससे मौलिक चिंतन का भी विकास होता है। सेकंड में आएगा, एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है, वह है, इसका आंसर है बी में आएगा, मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की और चेष्टा। व्याख्या में आएगा, एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है, वह मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूंजी की ओर चेष्टा है। फिर थर्ड में आएगा, थर्ड में स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है, इसका आएगा आंसर, इसमें है व्याख्या सहित शिक्षण के मुख्यतः तीन स्तर होते हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण, बोध स्तर के शिक्षण, चिंतन स्तर के शिक्षण। फिर इसमें आएगा, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है, सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना। सेकंड, दूरस्थ प्रत्यय स्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित परिस्थितियों पर। थर्ड में आएगा, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। फिर शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक जॉन फ्रेडरिच एडवर्ड है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण होता है। यह तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर पर अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। फोर्थ में ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है, इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा, दिया गया कथन कि मुझे मेज पर रखे गए घट का संज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं है। ज्ञान के साधन के रूप में अनुपलब्धि के संदर्भ में सही है। ज्ञान की प्राप्ति हेतु विश्वास और प्रमाण की आवश्यकता होती है। ज्ञान के लिए किसी बात या चीज पर विश्वास होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सत्य या सही होना भी आवश्यक है। सत्य या असत्य की या सही गलत के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। भारतीय न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रमाण के लिए 4 तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द हैं। फिर इसमें आएगा 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं, इसका आएगा 5th में आएगा आंसर में निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता एवं मुख्य व अनुभाविक ह्यूरिस्टिक्स पहल इत्यादि शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होती हैं। अधिगम शैली से अभिप्राय अधिगम के लिए अपनाए गए ऐसे तरीके साधनीय पद्धति से है, जिससे एक अधिगमकर्ता को किसी अधिगम परिस्थिति में अपने सामर्थ्य तथा अधिगम उद्देश्य के अनुरूप अच्छे अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। 6 में निम्नलिखित में से अधिकतम निष्पादन परीक्षण का कौन सा उदाहरण? ऑप्शन सी में आएगा, अभिरुचि परीक्षण।
व्याख्या में आएगा अभिरुचि परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता के मापने हेतु की जाती है। क्षमता मापन के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आएगा फिर सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, फिर भेदक अभिक्षमता परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, फिर 7 में आएगा निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में पठन कौशल के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी में आएगा सर्वेक्षण होगा, पठन स्मरण समीक्षा। फिर इसमें आएगा डी में व्याख्या होगा शोध के संदर्भ में पठन कौशल के सही क्रम का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा। सर्वेक्षण से पठन से पठन से स्मरण से समीक्षा। फिर इसकी व्याख्या में किसी भी भाषा में पठन स्वतंत्र सीखने वालों के निर्माण और उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर पठन किसी भी छात्र की सफलता की बुनियादी है। अच्छी पठन आदतों का विकास करना किसी भी अच्छे के लिए भविष्य की अनिवार्य है, ना कि केवल शैक्षणिक भविष्य के बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी। अच्छी पठन आदतों वाले छात्र अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज़्यादा सीखते हैं और उनमें भाषा के प्रति व अन्य संस्कृतियों के प्रति रुचि विकसित होती है। पठन के कारण प्रश्न पूछने और उत्तर जानने की जिज्ञासा जागती है, जिससे छात्राओं के ज्ञान में लगातार वृद्धि होती है। शोध अभिवृत्ति इसमें आएगा 8 में शोध की समष्टि को प्रकृति विजातीय होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। इसका आएगा बी में आएगा स्तरित यदाकाक्षिक प्रतिचयन। शोध की समाप्ति की प्रकृति विजातीय होने की दशा में स्तरित यदाकाक्षिक प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। स्तरीय यदाकाक्षिक प्रतिदर्शन ऐसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या की कुछ ज्ञात विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करता है। इसमें जीव संख्या की भी संरचना का पता किया जाता है। स्तरित यदाकाक्षिक प्रतिचयन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में समानुपात स्तरित यदाकाक्षिक प्रतिदर्शन, फिर समानुपाती स्तरित यदाकाक्षिक प्रतिदर्शन, फिर सरल यदाकाक्षिक प्रतिचयन की सबसे उत्तम परिभाषा यह है कि यह जीव संख्या से व्यक्तियों को चुनने का ऐसा ढंग है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना समान होती है। किसी एक व्यक्ति का चयन किसी भी तरह से अन्य दूसरे व्यक्ति के चयन से जुड़ा नहीं होता है। फिर 9th में आएगा एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है। इसे क्या माना जाता है? इसमें आएगा डी में नैतिकता का भाग। इसकी व्याख्या में आएगा एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है। तो इससे
माना जाएगा कि शोधकर्ता ने नैतिकता का परिचय दिया है। शोधकर्ता की यह एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शोध प्रबंध के आमुख में वह उन सभी लोगों का उल्लेख करे जिन्होंने उसके शोध कार्य में अमूल्य योगदान दिया हो। शोध प्रबंध के मूल भाग में पूर्व में संयुक्त होने के कारण इसे पूर्वानुबंध कहा गया है। पूर्वानुबंध इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उसके अवलोकन से पाठक से समझ ग्रंथ का संपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाता है। इसके 3 उप विभाग हैं: प्राक्कलन, आमुख, विषय सूची, संकेत सूची। शोध प्रबंध का संपूर्ण परिचय। प्राक्कलन का उद्देश्य है प्राक्कलन को भूमिका, आमुख प्रस्तावना अथवा पूर्ववाक इत्यादि विभिन्न नामों से जाना जाता है। फिर 10th में आएगा। 10th में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में है, इसमें है जो गए 2 कथनों के बीच संबंध उभयनिष्ठ हो तथा दोनों के बीच संबंध स्थापित करते हो तथा इसकी अनुपस्थिति में कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऐसे पद को मध्य पद कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा में M कहते हैं। मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होने चाहिए। मध्य पद मध्य में विद्यमान होता है। अगर निष्कर्ष में मध्य पद आता है तो निष्कर्ष अवैध होता है यदि दिए गए कथनों में पहला कथन अंशव्यापी धनात्मक तथा दूसरा कथन सर्वव्यापी धनात्मक हो तथा मध्य पद व्याप्त हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी धनात्मकता में निकाले जाते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मात्र एक कथन ए सही है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। फिर 11 में आएगा शोध के निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता। एक कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है। इसमें आएगा व्याख्या में शोध के अंतर्गत चारों की पहचान करना तथा परिकल्पना का निर्माण करने संबंधी सोपान में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक होता है। किसी भी वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम समस्या की निश्चित पहचान कर ली जाती है, अर्थात वास्तव में हम जिस समस्या या उससे संबंधित चरों का अध्ययन करना चाहते हैं वह है या नहीं है। तत्पश्चात अपने अध्ययन के अनुरूप समस्या में सम्मिलित शब्दों का परिभाषीकरण किया जाता है। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञानात्मक सूचनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। समस्या तथा चरों के पहचान के बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। किसी भी समस्या की परिकल्पना उसका संभावित समाधान होती है। 12 नंबर में आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? इसका ऑप्शन है सी। यह प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। व्याख्या में आएगा महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध प्रारूप सर्वाधिक उपयोग रहेगा। जब शोधार्थी स्वयं अध्ययन के लिए जाने वाले समूह का हिस्सा बनकर गतिविधि में भाग लेता है तो उसे प्रतिभागी अवलोकन प्रेक्षण कहते हैं। इसमें शोधार्थी समूह के बीच पूरी तरह घुल मिल जाता है, उसकी असली पहचान छिपी रहती है। इस प्रकार वह समूह के कार्य, व्यवहार, रीति रिवाजों, जीवन मूल्यों और परंपराओं को बेहतर ढंग से जान पाता है।
जान पाता है वह प्रतिभागी होने के साथ साथ प्रेक्षक भी है। उसकी दोहरी भूमिका की जानकारी दूसरे प्रतिभागियों को नहीं होती। फिर 13 नंबर में आएगा, नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं जिसमें समुच्चय फर्स्ट में व्यवहार आशोधन तकनीकें दी गई हैं, जबकि समुच्चय सेकंड में उसका दृष्टांतीकरण है। दोनों समुच्चयों को सुमेलित कीजिए। इसमें आ जाएगा व्याख्या सहित आएगा। व्याख्या सहित में आएगा समुच्चय निम्नलिखित उस समुच्चय फर्स्ट में वर्णित व्यवहार शोधन तकनीकों का समुच्चय सेकंड में वर्णित दृष्टांत के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। समुच्चय फर्स्ट व्यवहार आशोधन तकनीकों, समुच्चय सेकंड में दृष्टांत। फर्स्ट का है सकारात्मक प्रबलन, इसका आएगा उद्दीपक की प्रस्तुति उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति बढ़ जाती है। फिर बी में आएगा नकारात्मक प्रबलन, उद्दीपक के हटा लेने पर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। फिर सी है दंड में आएगा व्यवहार को घटिया होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्दीपक को प्रस्तुत करना है। फिर डी में आएगा, डी में विलोप इसे व्यवहार अवरोध करने की दृष्टि से एक सुखदायक उद्दीपक का विनिवर्तन या एक अपवर्ती उद्दीपक का अनुप्रयोग है। फिर 14 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी प्रविधि के प्रदत्त विश्लेषण हेतु उपयोगी रहेगी? जब प्रदत्तों की उपलब्धता आवर्तियों के रूप में हो। इसमें आएगा व्याख्या सहित जब प्रदत्तों की उपलब्धता आवर्तियों के रूप में हो तो सांख्यिकी प्रविधि के रूप में अपैरामीट्रिक काई स्क्वायर परीक्षण प्रविधि प्रदत्त विश्लेषण हेतु सर्वोपयुक्त रहेगा। परीक्षित बारंबारता से प्रत्याशित बारंबारता की तुलना करने के लिए काई वर्ग प्रतिदर्शक का प्रयोग करते हैं। काई वर्ग परीक्षण गैर प्राचालिक परीक्षण है, जहां इस समष्टि के बारे में कोई अभिधारणा कायम करना जरूरी नहीं होता है। बोध प्रश्न पैसेज पढ़ना, उनके आंसर देना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दिया जाएगा, जो आपको लगा वो करना। इसमें है 15 नंबर में आएगा, विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को सम्मान देते हैं जो ऑप्शन इसका बी विद्यार्थियों के प्रति चिंता दर्शाए। किसी विद्यार्थी ऐसे अध्यापक को सम्मान देते हैं जो विद्यार्थियों के प्रति चिंता दर्शाते हैं। विद्यार्थी अध्यापकों के कृत्यों को रेखांकित करने वाले संवेगों और आशयों को अच्छे आग्राहक होते हैं और प्राय तदनुसार प्रतिक्रिया भी करते हैं। कोई भी अध्यापक जो पढ़ाए जा रहे विषय को लेकर उत्साहित होता है और वह इसे अपनी मुख केंद्रित भाव भंगिमाओं, वाणी उतार चढ़ाव और प्रवृत्ति द्वारा प्रदर्शित करता है और इस प्रकार अधिगमकर्ता हेतु सम्मान और चिंता संप्रेषित करता है। फिर 16 नंबर में आएगा, अनुच्छेद में किस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसमें आएगा बी में आएगा शिक्षण के भावात्मक कारक। इसमें आएगा अनुच्छेद में शिक्षण के भावात्मक कारक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोई भी यदि किसी ऐसी कक्षा में रहा हो जहां अध्यापक की प्रस्तुति निष्प्राण, स्थिर और वाचक व्याख्या के बिना हो, तो वह शिक्षण के भावात्मक पक्ष की आम समझ की सराहना करेगा। तथापि अन्य व्यवहारों के विपरीत भाव को शिक्षण के प्रतिलेखों या कक्षागत अंतःक्रिया के उपकरणों से उकेरा नहीं जा सकता। फिर आएगा 17 में आएगा, हम शिक्षण के भावात्मक पहलुओं के महत्व की आवश्यकता कब महसूस करते हैं? इसकी आएगी व्याख्या में।
व्याख्या में आएगा अध्यापक की प्रस्तुति नीरस हो। जब अध्यापक की प्रस्तुति नीरस होती है तो हम शिक्षण के भावात्मक पहलुओं के महत्व की आवश्यकता महसूस करते हैं। शिक्षण में भावात्मक पहलुओं के महत्व की आवश्यकता ही तब होती है जब शिक्षक की प्रस्तुति निष्प्राण, स्थिर और वाचिक वैद्य के बिना हो। संकुचित दृष्टिकोण केंद्रित शोध विद्या प्राय शिक्षक की भावात्मक प्रकृति की अनदेखी करते हैं, जो कक्षा के घारे में अधिक समग्र दृष्टिकोण से उभरता है। 58 नंबर में आएगा, 58 नंबर में शिक्षण की भावात्मक प्रकृति परिलक्षित होती है। इसके आएगा व्याख्या सहित में आएगा। इसमें है ऑप्शन है कक्ष के वातावरण के गहन अवबोध में। व्याख्या में आएगा शिक्षण की भावात्मक प्रकृति कक्ष के वातावरण के गहन अवबोध में परिलक्षित होती है। भावात्मक प्रकृति वह नींव है जिस पर अपने अधिगमकर्ताओं के साथ रागात्मक एवं पोषक संबंध का निर्माण किया जा सकता है। शोध साधन में उपलब्ध होता है। विद्यार्थी उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर 19 में आएगा भावात्मक संकेत विद्यार्थी को प्रदत्त करेंगे। 19 नंबर में आएगा, 19 में इसका है डी में आएगा उत्साह को और प्रवृत्त करने हेतु आधार। भावात्मक संकेत विद्यार्थी के उत्साह को और प्रवृत्त करने के हेतु आधार प्रदान करते हैं। विद्यार्थी भावात्मक संकेतों का अनुसरण करते हैं। विद्यार्थी भावात्मक संकेतों का अनुसरण करते हैं और तदनुसार पाठ के साथ अपने विनियोजन को निम्न या उच्च कर सकते हैं। संप्रेषण में आएगा 20 नंबर में। संप्रेषण में कूट विसंकेतक है। भूमिकाओं की अदला बदली किस कारण होती है? व्याख्या सहित में आएगा संप्रेषण। इसकी है व्याख्या सहित में संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर किए जाने वाले प्रतिपुष्टि विश्लेषण के लिए कूट विसंकेतक भूमिकाओं की अदला बदली होती है। कूट संकेतक के माध्यम से प्रेषक अपनी सूचना संदेश को प्रेषित करता है, जबकि कूट विसंकेतक के माध्यम से संप्रेषण प्राप्त करता संदेश के निहितार्थ अर्थ को समझा जाता है तत्पश्चात उस पर अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। फिर 21 में आएगा नीचे दो कथन दिए गए हैं। इसमें अभिकथन ए और दूसरा कथन तर्क आर के रूप में है। अभिकथन ए में आएगा कक्षागत संप्रेषण सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। इसमें आएगा आर में आएगा तर्क में आर में आएगा सकारात्मक शैक्षिक क्रियाएं अधिगमकर्ता को सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होती चाहिए। फिर उपयुक्त दो कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आएगा दिए गए अभिकथन कक्षागत संप्रेषण सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक और संस्थागत मांगों के आधार पर ही कक्षागत संप्रेषण का निर्माण होता है। तर्क कथन में आएगा सकारात्मक शैक्षिक प्रक्रियाएं अधिगमकर्ता को सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होनी चाहिए। सही है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर 22 में कक्षा संप्रेषण में आएगा निम्नलिखित में इसका आएगा व्याख्या में आएगा कक्षा संप्रेषण पर प्रयोजन मूलक अर्थात उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवहारिक होता है। अर्थात कक्षा संप्रेषण के दौरान सूचना का प्रेषण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
ध्यान में रखकर किया जाता है तथा शिक्षार्थी के अनुकूल होता है। कक्षा संप्रेषण की निम्नलिखित प्रकृति व विशेषताएं हैं। कक्षा संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। सेकंड में आएगा कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। थर्ड में आएगा कक्षा संप्रेषण सर्वव्यापक होता है। फोर्थ में आएगा संप्रेषण बिना शिक्षण कार्य असंभव होता है। फिफ्थ में आएगा संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सिक्स में आएगा संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है। इसमें है 23 नंबर में, जब किसी कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तरों वाले छात्र बड़ी संख्या में हो तो शिक्षक को शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं हेतु किस प्रकार का संप्रेषण चुनना चाहिए। ऑप्शन बी में आएगा, बी में टेक्नोलॉजी सहायतित। जब किसी कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तरों वाले छात्र बड़ी संख्या में हो तो शिक्षक को शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं हेतु टेक्नोलॉजी सहायक संप्रेषण माध्यम को चुनना चाहिए। इसके विधि के चुनाव से शिक्षक अपनी शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं का संचरण आसानी व कुशलता पूर्वक कर सकता है। तकनीकी माध्यमों का प्रयोग किए जाने से विषय वस्तु को एक साथ श्रव्य व दृश्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे वह छात्रों के अधिगम के अनुकूल हो जाता है। फिर है 24 नंबर में गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति में आएगा। इसमें एक सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है जो कतिपय सबसे छोटी विभाज्य संख्या के एक ही साथ में वर्ग और घन दोनों हैं। इसका आएगा डी में आएगा 64 है। वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या 64 है जो कतिपय सबसे छोटी विभाज्य संख्या के एक ही साथ में वर्ग और घन दोनों ही है। 8 का वर्ग 64 है, 4 का घन 64 है। ठीक है, इसका आंसर आ गया। फिर इसमें है 25 नंबर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का एक पुत्र जिसकी आयु उस व्यक्ति की आयु का 2/5 है, कितने वर्ष बाद व्यक्ति के आयु का औसत उसके पुत्र का 5:5/3 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आंसर है डी में आएगा 25 वर्ष। व्यक्ति की वर्तमान आयु 50 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 50 गुना 2/3, ठीक है, बराबर आ गया 20 वर्ष। फिर है माना x वर्षों के बाद व्यक्ति के आयु का औसत उसके पुत्र का 5/3 हो जाएगा। इसलिए 5x प्लस 50 प्लस x बराबर है 5/3, 20 प्लस x। फिर इसमें आएगा 50 प्लस x बराबर 5 गुना 20 प्लस x बराबर यह है 150 प्लस 5x। फिर आएगा 5x प्लस 100। इसमें आएगा 2x बराबर 50 है, तो x बराबर आ जाएगा x 2 से 2 गया तो x बराबर आएगा 25 वर्ष। फिर 26 में एक व्यक्ति ने शॉपिंग मॉल से 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 1500 रुपये और 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 1800 रुपये हो। फिर इसमें आएगा कुल बिल पर उसे 10% की छूट दी गई है, वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में बी में आएगा 1458। शॉपिंग मॉल से खरीदे गए 3 वस्तु की कुल कीमत 1500 गुना 3 बराबर 4500 तथा 2 और वस्तुओं की कीमत है 1800 गुना 2, तो ये आएगा 3600 रुपये। फिर इसमें आएगा 3600 रुपये। फिर इसमें आएगा अतः कुल 5 वस्तुओं की खरीद की कुल कीमत है, तो 45 प्लस 3600 बराबर 8100 रुपये। फिर प्रशासन अनुसार बिल पर 10% की छूट दी गई है,
छूट की राशि 8100 गुना 10/100। 2 से 2 जीरो गई, फिर ये आ गया 810 रुपये। अतः 5 वस्तुओं के खरीदने पर दी गई वास्तविक कीमत है 8100 माइनस 810 बराबर आएगा 7290 रुपये। औसत मूल्य का 7200/90 बराबर आएगा 1458 रुपये। फिर है